हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। बात करने वाले हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जीवन कैसे जिया जाता है। तो पहली नज़र में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले या रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे जो है उन पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों, वहाँ की फसलें और दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं। इसे भी हम देखेंगे कि चलिए आगे देखते हैं। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू, जहां लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहां भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान और दो दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की है, जहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा, बोड़ा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, जहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है और ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले मिलते हैं तुलसी से। हम सब यहाँ रामलिंगन की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगन की पत्नी करुथमा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबे रहने में तकलीफ होती है। रामलिंगन एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांवों में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में अपने सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ियाँ भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। हमारी 2 बेटियाँ हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगन से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में यह काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है।
चलिए बात करते हैं हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। शेखर, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरी परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों में उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान भेजे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में जो है वो लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहाँ की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा जो है वो मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो या फिर फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या कर ली है। रामलिंगन और करूथम्मा, जमीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज में कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान, कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगन जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगन जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है और कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। देखिए नागालैंड में इस तरह से सीढ़ीनुमा कृषि होती है। ये चित्र भी साइड में दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण खेती में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत में कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। अरुणा और पारिवेलन। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपना आजीविका जो है वो चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और केटा मरेन, जो कि मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है, की पंक्तियाँ दिखाई देती है।
सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। देखिए ये चित्र दिया गया है, देखिए इसे ध्यान से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय सारे कैटामरेन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठा कर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इन नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल कैटामरेन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर इस एक इंजन जो है वो खरीदा है जो कैटामरेन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र से दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांवों में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर है। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानता पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों और मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। तो चलिए चैप्टर जो हमने पढ़ा अभी उसके जो प्रश्नोत्तर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पाठ्यपुस्तक के आंतरिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जो कि हमने अभी चैप्टर में भी देखा था। तो ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए। तो देखिए कुछ लोग दीवार बना रहे हैं, रेहड़ी चला रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, खेतों पर काम कर रहे हैं, दुकानदार हैं। तो इस तरह से सारी गतिविधियाँ जो है वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। चलिए खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी सूची बनाइए। तो देखिए खेती से जुड़े हुए काम तो क्या हैं? खेत में काम करने वाले किसान या फल सब्जियां तोड़ने वाले लोग। और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे रेहड़ी चलाना, दीवार बनाना, मछली पकड़ना आदि। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है। उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। ये आप खुद करेंगे। आगे देखिएगा, क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? तो हमने देखा था कि तुलसी को साल भर कमाई के मौके नहीं मिलते। तुलसी को वर्ष के कुछ महीने जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर में ही काम मिलता है। साल के बाकी महीनों में उसे काम नहीं मिलता है। तुलसी के काम का विवरण दीजिए, वह रमन के काम से कैसे अलग है? देखिए तुलसी का काम तुलसी को नियमित रूप से नहीं मिलता, वर्ष के कुछ महीने में काम नहीं मिल पाता।
तुलसी धान की रोपाई करती है। धान की फसल थोड़ी बढ़ जाने पर निराई का काम करती है और फसल पक जाने पर कटाई का काम करती है। खेत में काम करने के अलावा वह घर का सारा काम करती है। जंगल से लकड़ी भी लाती है, 1 किलोमीटर दूर से पानी भी लाती है। रमन का काम क्या है? रमन तो एक मजदूर है, वह खेतों में दवाई छिड़कने का काम करता है। जब खेतों में काम नहीं मिलता तो वो पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम भी करता है। तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ से खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? तो देखिए, तुलसी के पास पूरे वर्ष का काम नहीं होता है और उसे काम की तलाश होती है, इसलिए वह कम मजदूरी पर भी काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। तुलसी ही की तरह अन्य जो खेतीहार मजदूर हैं उनकी भी जो स्थिति है वो यही है। तो चलिए प्रश्न देखिएगा अगला। आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वहाँ खेतीहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं? तो ये आप स्वयं करेंगे, खुद करेंगे कि किस तरह का काम आपके एरिया में चलता है। अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके अलग होते तो चर्चा कीजिए। यदि तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो वह दूसरे के खेत पर कम मजदूरी में काम नहीं करती, बल्कि अपने खेत में काम करती। वह फसल की बुआई, निराई और फसल की कटाई के समय अपनी मदद के लिए अन्य मजदूरों को काम उपलब्ध कराती। तुलसी के पति को दूसरों के खेतों पर मजदूरी नहीं करनी पड़ती। अगला प्रश्न देखिए, शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? तो देखिएगा, शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है। कितनी एकड़ ज़मीन है? 2 एकड़ ज़मीन है और वह अपने खेत का सारा काम खुद ही अपने परिवार के साथ मिलकर कर लेता है। कई बार कटाई के समय छोटे किसानों की मदद ले लेता है, वह भी बदले में उनके खेतों में काम कर देता है, कटाई के समय काम करवा देता है। इसलिए शेखर अपने खेत पर काम करने के लिए मजदूर नहीं लगाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? तो शेखर बीज और खाद व्यापारी से उधार खरीदता है और उस उधार को चुकाने के लिए उसे अपना धान व्यापारी को ही कम दाम पर बेचना पड़ता है, इसलिए शेखर अपना धान बाजार में नहीं बेचता। अगला प्रश्न देखिए, शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार दिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। तो मीना और व्यापारी एजेंट के बीच में उसको लेकर क्या बातचीत हुई? दोनों के तर्कों को लिखिए। एजेंट, तुमने उधार लिया था इसलिए अपना धान बेचकर उधार चुका दीजिए। मैं अपना धान बाजार में बेचूंगी। तुम अपना धान बाजार में नहीं बेच सकती क्योंकि तुमने फसल बोने के लिए मुझसे उधार लिया है, इसलिए धान भी हमें ही बेचना पड़ेगा। तो मीना, मुझे बाजार से धान बेचने से अधिक मूल्य मिलेगा, तुम कम कीमत देते हो। वाह, जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो पैसा हम उधार देते हैं, बाजार नहीं देता है, इसलिए धान तो हमें ही बेचना पड़ेगा। नहीं, मैं अपना धान बाजार में बेचकर तुम्हारा उधार जो है वो चुका दूंगी। मीना, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम जो है वो बुरा होगा। तो चलिए आगे देखिए, शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? तो आपके उत्तर के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं कि उसके पास कितनी ज़मीन है, उनको उधार क्यों लेना पड़ता है, उनकी कमाई के साधन क्या है, उन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करने की क्या ज़रूरत है। तो शेखर और तुलसी का जीवन देखिएगा। ज़मीन की बात करें तो शेखर के पास तो अपनी ज़मीन है, वह खेतों में काम करता है, जबकि तुलसी के पास अपनी ज़मीन नहीं है, इसलिए वह रामलिंगन के खेतों में काम करती है। उधार की बात करें तो शेखर को खाद और बीज के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है और उधार चुकाने के लिए कम कीमत पर व्यापारी को धान बेचना पड़ता है, जबकि तुलसी को बेटी की बीमारी के लिए रामलिंगन से उधार लेना पड़ा था, जिसको चुकाने के लिए उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। कमाई के साधन की बात करें तो शेखर की कमाई का साधन उसकी खेती में पैदा होने वाला धान है और उसकी गाय का दूध है, और खाली समय में रामलिंगन की चावल की मिल में भी काम करता है, जबकि तुलसी की कमाई का एकमात्र साधन उसकी दूसरों के खेतों पर मजदूरी करना है, दूसरों की ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत। तो देखिए, शेखर फसल की कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों से मदद लेता है और बदले में उनकी फसल कटवा भी देता है, जबकि तुलसी मजदूरी करने के लिए जो है वो दूसरों के खेतों में काम करती है। अगला प्रश्न देखिए, रामलिंगन के पास कितनी ज़मीन है? तो रामलिंगन के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। अपनी ज़मीन पर उगने वाले धान का वह क्या करता है? तो रामलिंगन के पास एक चावल की मिल है। अपनी ज़मीन पर उगने वाला धान वह इसी मिल में भेज देता है और चावल आसपास के शहरों में व्यापारियों को बेचा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, खेती के अलावा उसकी कमाई के क्या क्या साधन हैं? तो देखिए, खेती के अलावा कमाई के साधन
एक तो गरीबों को ब्याज पर पैसा उधार देता है, एक चावल की मिल का मालिक है और बीज और खाद की दुकान भी है। अगला प्रश्न देखिए, ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? आपकी राय से इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? तो देखिएगा, भारत के 80% किसानों के पास बहुत कम खेती की ज़मीन है। यह ज़मीन उनकी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके या अन्य जगह मजदूरी करते हैं और इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार भी कुछ प्रयास कर सकती है, जैसे छोटे किसानों को सस्ती कीमत पर खाद बीज उपलब्ध कराना, फसलों की उपज को उचित कीमत पर खरीदने की व्यवस्था करना, कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराना तथा खाली समय के दिनों में गाँव में ही वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न देखिएगा, शेखर और अरुणा दोनों ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है? आपको उनमें क्या समानताएं और अंतर दिखाई देते हैं? तो देखिएगा, शेखर और अरुणा दोनों के परिवारों को ही उधार लेना पड़ता है। शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है जिससे उसे 60 बोरी धान मिलता है। 60 बोरी में से कुछ तो वह अपना उधार चुकाता है, बाकी जो धान बचता है वह 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए अगली फसल के खाद बीज के लिए उधार लेना पड़ता है। अब देखिए, अरुणा का परिवार समुद्र में मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाता है, परंतु मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा सकते, इसलिए उन महीनों में व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। तो समानताएं क्या है कि दोनों ही परिवार परिश्रम करते हैं और दोनों ही व्यापारियों से उधार लेकर अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं और बदले में धान व मछली व्यापारी को सस्ती कीमत पर बेचते हैं। तो देखिएगा, अंतर क्या है? अंतर यह है कि शेखर छोटा किसान है जबकि अरुणा का परिवार एक मछुआरा है। अरुणा के परिवार के पास मछली पकड़ने के अलावा कोई अन्य काम नहीं है, बल्कि शेखर खाली समय में चावल मिल में काम करता है या अपनी गाय का दूध बेचकर भी कुछ आय प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखिए, क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? ये क्या होता है? इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा? तो देखिएगा, सुनामी समुद्र में आने वाले भूकंप के कारण उठने वाली विनाशकारी लहरें हैं जो बहुत ही ऊंची और तेज होती हैं। सुनामी के कारण अरुणा जैसे मछुआरों को जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ होगा, उनके घर पूरी तरह बर्बाद हो गए होंगे तथा अपने परिवार के कुछ सदस्यों को भी उन्हें खोना पड़ा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं, तो उनमें से 5 कामों की सूची बनाइए। तो कोई भी काम हम लिख सकते हैं, जैसे कुछ लोग टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाने का काम करते हैं। लोहार, नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करना इत्यादि के रूप में सेवाएं देते हैं। चाय, सब्जी, कपड़े, खाद बीज की दुकानें हैं। कुछ लोग शहर में जाकर मकान बनाने का और लॉरी चलाने का काम करते हैं और कुछ लोग खान से पत्थर और नदी बालू ढोने का काम करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं, उनकी एक सूची बनाइए और उनमें से सबसे गरीब कौन है? तो देखिएगा, एक तो रामलिंगन है, बड़ा किसान है और वो खुद काम नहीं करता बल्कि दूसरों से काम करवाता है। शेखर जो है वो छोटा किसान है और वो आपस में मतलब सहयोगी तरीके से सामंजस्य बिठा करके काम करते हैं कि कुछ दिन वो जो है अपने खेतों में लोगों को बुलाकर या अपने जो आसपास के छोटे किसान हैं उनसे फसल कटवाता है और बदले में उनके यहाँ फसल काट आता है। लेकिन तुलसी जैसे भूमिहीन खेतीहर मजदूर बड़े किसानों के खेतों पर फसल बुआई, निराई और कटाई के समय बुलाने पर ही काम करते हैं। इनमें से सबसे गरीब जो है वो भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, क्योंकि उन्हें वर्ष के कुछ महीनों में ही काम मिल पाता है, बाकी के समय वे खाली रहते हैं। इस कारण से उन्हें अपनी आजीविका चलाने में दिक्कत होती है। अगला प्रश्न देखिए कि कल्पना कीजिए आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि न लें, तो आप क्या कहेंगी? तो देखिएगा, सिंपल सी बात है कि आप जो भी राय देना चाहें उसमें आप दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस तरह से इंजन आ जाता है तो डेफिनेटली जो कमाई है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इंजन से जो है बहुत दूर तक जाया जा सकता है और आमदनी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि दूर जो है मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं और अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगन के बीच का अंतर एक तरह की असमानता है। क्या ये उचित स्थिति है? आपके विचार से इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो देखिएगा, यह एक उचित स्थिति नहीं है।
और गरीब भूमिहीन मजदूरों के पास वर्ष के जिन महीनों में काम नहीं होता, सरकार उनके गांव के आसपास ही वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करा सकती है। इस तरह के लोगों को सरकार आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार के अवसर के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार सस्ती दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, या फिर कुटीर उद्योग वगैरह जो है स्थापित कर उनको रोजगार दे सकती है। अगला प्रश्न देखिए, आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? तो देखिएगा, शेखर जैसे छोटे किसानों को फसल बुआई के लिए खाद बीज खरीदने के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है, जिसके बदले में उन्हें अपनी फसल सस्ते में व्यापारी को बेचनी पड़ती है। इस तरह किसान को दो तरह से नुकसान होता है। एक तो वह ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेता है, दूसरा उसे अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। इस कारण किसान अधिक श्रम या परिश्रम करने के बाद भी अपनी आजीविका अच्छे से नहीं चला पाता और व्यापारी के जाल में फंसता चला जाता है। यदि सरकार छोटे किसानों को बुवाई के समय सस्ती दरों पर बीज खाद उपलब्ध करा दे तो किसान को व्यापारी से ऊंची दर पर उधार नहीं लेना पड़ेगा और न ही कम कीमत पर व्यापारी को अपनी फसल बेचनी पड़ेगी और वह आसानी से अपनी जीविका जो है वो चला सकेगा। इसके अलावा सरकार किसान फसल को उचित दर पर खरीदने की व्यवस्था भी कर दे और किसान व्यापारी की लूट से भी बच जाएंगे, जिससे उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आमदनी जो है वो बढ़ेगी। दी गई तालिका बढ़ते हुए शेखर और रामलिंगन की स्थितियों की तुलना कीजिए। खेती की हुई जमीन, शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है, रामलिंगन के पास 20 एकड़ ज़मीन है। मजदूरों की ज़रूरत में देखें तो शेखर स्वयं काम करता है और रामलिंगन मजदूरों से काम करवाता है। उधार की ज़रूरत देखें तो खाद और बीज के लिए जो शेखर है वो व्यापारी से उधार लेता है, जबकि रामलिंगन तो खुद उधार देता है। फसल का बिकना, फसल से व्यापारी का उधार चुकाने के समय शेष फसल घर के लिए रख लेता है और रामलिंगन जो है वो फसल कस्बों, गाँवों और आसपास के शहरों में बेचता है। उनके द्वारा किया गया अन्य काम तो देखिए, चावल मिल में काम करता है कौन? शेखर, और गाय का दूध बेचता है, जबकि रामलिंगन जो है वो चावल मिल, खाद और बीज की दुकान का मालिक है। तो चलिए, इसी के साथ आपका जो अध्याय है वो पूरा होता है और अगला अध्याय हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।